नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज में। मैं हूं खुशबू खान और यूके प्राइम में सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड का अगला मुख्य सचिव कौन होगा। इसको लेकर मीडिया और शासन में कई नामों को लेकर अटकलें और ज्यादा लगाई जा रही थी, लेकिन मुख्य सचिव के रिटायर होने से कुछ घंटे पहले ही आज मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी द्वारा 1987 बैच के वरिष्ठ आईएएस ओम प्रकाश के नाम पर पत्र जारी हो गया। हालांकि ओम प्रकाश का नाम सबसे आगे चल रहा था, लेकिन जब तक आदेश जारी नहीं हुआ तब तक कई तरह की अटकलें भी लगाई जा रही थी। शासन द्वारा आदेश जारी होते ही सभी तरह की अटकलों पर विराम लग गया और अब उत्तराखंड के अगले मुख्य सचिव के पद पर ओम प्रकाश की ताजपोशी कर दी गई है। ओम प्रकाश बनेंगे उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव और ओम प्रकाश के मोहर पर आखिरकार मोहर लग गई है। ओम प्रकाश उत्तराखंड के मुख्य सचिव बनेंगे। इसको लेकर कई तरह की अटकलें चल रही थी और कई सारे नाम सामने आ रहे थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने आज ओम प्रकाश के नाम पर मोहर लगा दी है। ओम प्रकाश को उत्तराखंड का नया मुख्य सचिव बना दिया है। ओम प्रकाश बने उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव और पत्र भी आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जो जारी किया गया है, जिसके जरिए बताया गया है कि ओम प्रकाश अब उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव होंगे। वहीं देश को काफी लंबे समय के बाद मिली नई शिक्षा नीति के संबंध में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर ने केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री निशंक का आभार व्यक्त किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि नई शिक्षा नीति से सभी को समान शिक्षा मिल सकेगी। इसके लिए काफी सुधार भी होगा, शिक्षा में काफी सुधार होगा। तो देहरादून से यह खबर मिल रही है, नई शिक्षा नीति पर बंशीधर भगत ने आभार जताया है और वहीं केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री का आभार व्यक्त किया है। सभी को मिलेगी समान शिक्षा, ये बंशीधर भगत ने अपने बयान में भी कहा। आपको बता दें कि नई शिक्षा नीति लागू हो गई है। एचआरडी का नाम भी अब बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है और इसके साथ ही नई शिक्षा नीति को भी अब जगह मिल गई है, मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद बंशीधर भगत ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है, शिक्षा मंत्री का आभार व्यक्त किया है। नई शिक्षा नीति पर बंशीधर भगत ने आभार जताया, केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री का आभार प्रकट किया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि शिक्षा को और ज्यादा बेहतर बनाने में और ज्यादा समान बेहतर बनाने में और मदद मिलेगी। नई शिक्षा नीति पर बंशीधर भगत ने आभार व्यक्त करते हुए बयान दिया है, कहा है कि शिक्षा और ज्यादा बेहतर होगी, समान अवसर सबको मिलेंगे। जनहानि का बाकी धारचूला और मुनस्यारी में सड़कों का, मकानों के ढहने का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और मैंने अपने जो वहां के प्रभारी मंत्री हैं अरविंद पांडे जी, शिक्षा मंत्री जी, और सुरेश जोशी जी को आग्रह किया था कि आप लोग वहां जाके उसकी रिपोर्ट लाएं। उन्होंने हमको वहां का जो रिपोर्ट दिया है उसमें लगभग जो टांग गांव है वहां का उसमें 11 और धामी गांव में 3, गाला गांव में 3 जनहानि हुई है और लुमती समेत धारचूला मुनस्यारी तहसीलों में दर्जनों भवन जो है वो ध्वस्त हो गए हैं, सड़कें पूरी तरह ध्वस्त हो गई हैं। उन्होंने कहा है कि इस क्षेत्र को आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित करके यहाँ के लोगों को जनहानि का और उनका मुआवजा दिया जाए। ये उनकी रिपोर्ट आई है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री से इतवार को मैं पूरी चर्चा करूंगा और बातचीत करूंगा कि उनको इस पर कुछ करना। सिडकुल के निर्माण कार्यों में हुए घोटाले की जांच एसआईटी द्वारा की जा रही है। वहीं जांच के दौरान सिडकुल की जांच संबंधी फाइलों के गायब होने का मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अब सख्त नजर आ रहे हैं और अधिकारियों के सख्त निर्देश देते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए हैं। विपक्ष इस मामले पर सरकार पर लगातार हमलावर हो रही है और सरकार के जीरो टॉलरेंस पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कांग्रेस के आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा है कि हमारी सरकार में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सिडकुल के निर्माण कार्य में हुए घोटाले पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार शुरू हो गया है। विपक्ष अब लगातार सरकार को घेरने की कोशिश में लगी हुई है। कांग्रेस और बीजेपी में अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। कांग्रेस ने सरकार की नीतियों पर कई सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। वहीं बंशीधर भगत ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हम पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। ये तमाम बयान उन्होंने अपने
बयान दिए हैं और लगातार जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं उस पर उन्होंने ये जवाब दिया है। हम पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, ये भी उन्होंने अपने बयान में कहा और बंशीधर भगत ने इन आरोपों का जवाब दिया है, क्योंकि लगातार जो है अब सवालों के घेरे में सरकार नजर आ रही है, जिसके बाद बंशीधर भगत ने जवाब देते हुए कहा है कि कांग्रेस हम पर आरोप लगा रही है, पहले कांग्रेस अपने आप को देखे, कांग्रेस जननी है इसकी। और बंशीधर भगत ने दोषी बख्शे नहीं जाएंगे ये भी कहा। हम पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस भ्रष्टाचार से पूरी तरह लिप्त है, भ्रष्टाचार की जननी है ये कहा। सिडकुल के निर्माण कार्य में हुए घोटाले पर अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। हालांकि मुख्यमंत्री अब सख्त नजर आ रहे हैं, इसी के साथ जांच के आदेश भी दे दिए हैं, लेकिन अब क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है, कांग्रेस लगातार सरकार को घेरने की कोशिश में लगी हुई है। कई सारे सवाल भी अब सरकार पर कांग्रेस खड़ी कर रही है, विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल निशान खड़े कर रहा है। इसके बाद अब बंशीधर भगत ने भी इन आरोपों का जवाब दिया है और कहा है कि हम पर आरोप लगाने वाली कांग्रेस खुद भ्रष्टाचार की जननी है, जो भी दोषी होगा मामले में उसे बख्शा नहीं जाएगा। निशान तो जीरो टॉलरेंस की सरकार पर ही उठता है कि लोकायुक्त को आप बार बार क्यों नकार रहे हैं। क्यों लोकायुक्त, जब आपके पास प्रचंड बहुमत की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। अपने दृष्टि पत्र में भी आपने शुरुआत के बिंदुओं में लिखा है कि हम 100 दिन के अंदर लोकायुक्त लाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने कितने कॉन्फिडेंस से बार बार पत्रकारों से ये बात कही कि जब भ्रष्टाचार होगा ही नहीं तो लोकायुक्त की ज़रूरत कहाँ से आएगी। मैं अब मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि ये जो फाइलें गायब हुई हैं उन पर तो कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए संलिप्त अधिकारियों पर आपके ऊपर भी सवालिया निशान होता है कि आपने लोकायुक्त का गठन क्यों नहीं किया। आज ऊपर से लेकर नीचे तक सब भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं, ये मेरा आरोप है। लालकुआं में मौसम की मार झेल रहे किसानों पर अब जंगली हाथियों का प्रकोप देखने को मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय कई हाथी अलग अलग क्षेत्रों में जाकर खेतों में किसानों की खड़ी फसल को रौंद कर तबाह कर रहे हैं। इसी के चलते हुए बता दें कि मोटा हल्दू क्षेत्र के पदमपुर देवलिया से सटे जंगल से निकलकर हाथियों का एक बड़ा झुंड ग्रामीणों के खेतों में पहुंच गया, जहां हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया और इसी के साथ खेतों में किसानों की बड़ी मात्रा में धान और गन्ने की खड़ी फसल को पैरों से रौंद दिया, पूरी फसल चौपट कर दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों में प्रशासन के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है। लालकुआं में जंगली हाथियों ने बढ़ाई है किसानों की मुसीबत और खेतों में घुसकर फसलों को रौंद दिया, जिसके बाद पूरी फसल अब तबाह हो गई है। किसानों में प्रशासन के खिलाफ अब रोष बना हुआ है। इसी के साथ किसान अब आस लगाए बैठे हैं कि प्रशासन जो है उन्हें मुआवजा देगी, क्योंकि अब फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जब हाथियों का झुंड यहां पहुंचा तो उसके बाद फसल किस तरह से तहस नहस हो गई, पूरी फसल बर्बाद हो गई है। वहीं अब किसानों में रोष भी बना हुआ है। इसी के साथ अब किसान आस लगाए बैठे हैं कि अब सरकार उनकी मदद करेगी, मुआवजा देगी, ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। किसानों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। हाथियों को रोकने के लिए फिलहाल तो टेंटिकल सोलर फेंसिंग का हमने अभी 3 किलोमीटर में निर्माण करवाया है, उससे काफ़ी हद तक इसमें रोकथाम हुई है। 3 किलोमीटर इस क्षेत्र में भी प्रस्तावित है, अभी ये शासन स्तर पर है और जैसे ही वहाँ से मंजूर हो जाएगा उसके बाद इस क्षेत्र की भी रोकथाम हो जाएगी। बाकी फिलहाल रोकथाम के लिए हम इसमें जहाँ पर खाई भर गई है और उसको सफाई करवा देंगे। और हाँ, मुआवजे का तो हमारा सबसे प्राथमिकता है इसमें, क्योंकि ग्रामीण लोग इतनी मेहनत करने के बावजूद अपनी फसल का उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो हम इसको नपाई करके और इसमें जो भी उचित मुआवजा बनेगा नियमानुसार वो इनको समय से उपलब्ध करा देंगे। कोरोना महामारी का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है और रुड़की के भगवानपुर के 7 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद पुलिस विभाग में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और आनन फानन में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोरोना संक्रमित पुलिसकर्मियों को आइसोलेशन करने के साथ ही थानों और
मंडावर चेकपोस्ट को स्थानांतरित कर दिया है। आपको बता दें कि मंडावर चौकी पर तैनात 2 दरोगा और 3 सिपाहियों समेत 7 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद पुलिसकर्मियों में खौफ बना हुआ है। और रुड़की से यह खबर मिल रही है जहां पर 7 पुलिसकर्मियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग में अफरा तफरी मच गई। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। संक्रमित पुलिसकर्मियों को आइसोलेट कर दिया गया है। आपको बता दें कि जो संक्रमित पुलिसकर्मी हैं उन्हें आइसोलेट कर दिया गया है। चौकी को भी स्थानांतरित किया गया है। इसी के साथ सैनिटाइजेशन का काम भी शुरू कर दिया है। संक्रमित पुलिसकर्मियों को आइसोलेट किया गया है। रूटीन चेकिंग जो अलग अलग थानों में क्रमिक रूप से कुछ अधिकारियों कर्मचारियों की निरंतर रोटेशन से कराई जा रही है, उसी रूटीन सैंपलिंग के रिजल्ट्स आए हैं भगवानपुर थाने के, जिसमें चौकी और मंडावर और भगवानपुर थाने के 7 पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं। उन सभी पुलिसकर्मियों को आइसोलेट कराया गया है। उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स की पड़ताल की जा रही है और उन्हें भी क्वारंटाइन कराया जाएगा। साथ ही एहतियातन थाने को सैनिटाइज कराने की कार्रवाई की जा रही है और इस अवधि में चौकी काली नदी से थाने का सामान्य कार्यकरण कराया जाएगा, ताकि जनता को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न होने पाए। जब तक प्रॉपरली थाना सैनिटाइज्ड नहीं हो जाता है और कार्य करने के लिए सुरक्षित नहीं हो जाता है, तब तक सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया चलती रहेगी। निरंतर ये जो लोगों को सेंसिटाइज करने की और पुलिसकर्मियों को एहतियात बरतने की जो स्थिति है वो अमल में लाई जा रही है। फिर भी सार्वजनिक जीवन में ये एक स्थिति आई है जिसमें कि हमारे कुछ साथी संक्रमित पाए गए हैं। चमोली के ब्लॉक प्रमुखों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने इसकी समस्या को लेकर सीडीओ से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी के सामने विकास खंड से संबंधित समस्याओं को रखा और जिलाधिकारी के सामने 2017-18 की आपदा से हुई क्षति के बाद क्षेत्र की वर्तमान स्थिति से भी अवगत कराया। इस दौरान सभी लोगों ने सीडीओ से बताया है कि मनरेगा में ग्राम प्रधानों को श्रमिकों के भुगतान में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। समय पर भुगतान न हो पाने से एक समस्या लगातार बनी हुई है। पंचायतों के अधीन में होना है, उसमें क्षेत्र पंचायतों की योजनाओं को भी सम्मिलित किया जाए और उन योजनाओं को डेपलिंग के माध्यम से गांव के विकास कार्यों में के लिए उन योजनाओं को रखा जाए। इसमें उन्होंने शहर स्वीकार करते हुए सभी विकासखंडों को यहाँ से एक पत्र जारी करने का आश्वासन दिया है। साथ ही डिपार्टमेंट पंचायतों के अधीन में थे, विकासखंड के अधीन में थे, उन तमाम डिपार्टमेंटों की मॉनिटरिंग विकासखंड के द्वारा हो और इसके लिए भी उन्होंने कहा है कि हम सबको ये पहले से आदेशित है, लेकिन अभी फिर अगर किसी विभाग को ऐसी जानकारी नहीं है तो हम फिर ऐसी जानकारी सभी विभागों को बैंक को लेकर आज हम देखते हैं कि चमोली जनपद के बहुत दूरस्थ क्षेत्रों में हमारे विकासखंड हैं और कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां संचार की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। माननीय प्रमुख लोगों की समस्याएं हैं ब्लॉक लेवल पर। यदि अन्य विभागों के कर्मचारी ब्लॉक में नहीं आ रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको निर्देश है कि 1 और 16 तारीख को जो ब्लॉक्स में बैठकें होती हैं उनमें अवश्य ही वो लोग जाएंगे और उसके लिए पूर्व में भी सुनिश्चित किया गया है और पुनः एक रिमाइंडर भेजा जाएगा यदि एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या अन्य विभागों के कर्मचारी जो ब्लॉक की मीटिंग्स में नहीं उपस्थित रहते हैं तो ब्लॉक लेवल पर कन्वर्जेंस करने में और उन विभागों के समन्वय स्थापित करने में परेशानी होती है। रुड़की के सिविल लाइन क्षेत्र में हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की अनुमति के बिना निर्माण कार्य जोरों पर है। क्षेत्र के सिविल लाइन में दूसरी मंजिल पर चारों ओर पर्दे लगाकर तेजी के साथ अवैध निर्माण जारी है, जिसको लेकर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि निर्माणकर्ताओं को शासन प्रशासन का किसी तरह का कोई खौफ नहीं है। आपको बता दें कि रुड़की का कुछ क्षेत्र अभी तक नंजुल की भूमि के अंतर्गत आता है। हालांकि कई बार इस क्षेत्र को कुछ राजनीतिक लोगों ने अपने वोट बैंक के चलते फ्री होल्ड कराने की भरसक प्रयास भी किए, पर अभी तक काफी क्षेत्र जो है भूमि ऐसी है जहां पर HRDA किसी भी तरह के निर्माण करने की अनुमति नहीं दे सकता। पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो सभी कानून और नियमों को ताक पर रखकर निर्माण कार्य अभी तक कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोई भी खतरा हो सकता है। रुड़की से खबर आ रही है जहां पर सिविल लाइन क्षेत्र में अवैध निर्माण कार्य जारी है। प्रतिबंधित होने के बावजूद निर्माण कार्य धड़ल्ले से चल रहा है, जिसके बाद अभी तक अनुमति नहीं मिली है, लेकिन ये कार्य लगातार चल रहा है। प्रकरण आप संज्ञान में ला रहे हैं, इसकी जांच कराई जाएगी कि क्या संबंधित के पक्ष के पास अभिलेखों में और
परमिशन है ड्यू, तो इसकी जांच कराकर यदि परमिशन नहीं है, यदि नियमानुसार ये सब नहीं किया जा रहा है तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जिस क्षेत्र में आप बताएंगे उस क्षेत्र में जानकारी लेकर के इस पर भी जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार के इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए कोई भी अनुमति या कोई भी टॉलरेशन नहीं है। वहीं उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल से मुलाकात की। सतपाल महाराज की ये मुलाकात प्रहलाद पटेल के दिल्ली स्थित आवास पर हुई। मुलाकात के बाद महाराज ने बताया कि उन्हें IHM को सेंट्रलाइज कराने पर भरोसा दिलाया है। वहीं उसके साथ ही प्रहलाद और स्वदेश बता दें कि प्रसाद और स्वदेश योजना को बढ़ावा देने के लिए भी भरोसा दिलाया गया है। प्रदेश में ट्राइबल टूरिज्म को बढ़ावा देने पर भी केंद्रीय मंत्री के साथ चर्चा की गई है। आज प्रातःकाल मंत्री जी से बातचीत हुई और मंत्री जी ने विश्वास दिलाया है कि हमारे IHM को सेंट्रलाइज वो करेंगे पूरी तरीके से। उसके लिए सारी हमारी फाइलें तैयार हो चुकी हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशखबरी है। इसके साथ साथ जो प्रसाद और हमारी स्वदेश योजना है उसमें भी मंत्री जी जो है विचार करेंगे और स्वदेश योजना तो अभी रुकी हुई है, महाभारत सर्किट पे भी विचार करेंगे और ट्राइबल टूरिज्म को प्रोत्साहन देने के लिए मंत्री जी ने विश्वास दिलाया है। और हम चाहते हैं कि टिम्बरसन महादेव जहां की स्वयंभू लिंग बनता है, विशाल लिंग बनता है, वो यात्रियों के लिए खोला जाए। इससे हमारे जो सीमांत गांव हैं ये बसे रहेंगे, लोग वहां पर टूरिस्ट एक्टिविटी करते रहेंगे और टूरिस्ट वहां जाता रहेगा और इससे हमारे बड़े गांव जो हैं सीमांत गांव महफूज रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो ट्राइबल टूरिज्म को बढ़ाने का इस समय मंत्री जी से बातचीत हुई है। मंत्री जी ने पूरा विश्वास दिलाया है कि वो इसको आगे बढ़ाएंगे और ट्राइबल टूरिज्म के अंदर जो ट्राइबल लोग खाते हैं उनका खान पान भी परोसा जाएगा, इम्यूनिटी फूड बूस्टर्स भी परोसे जाएंगे, उनकी संस्कृति भी आगे रखी जाएगी, किस प्रकार की उनकी संस्कृति है, कैसे तिब्बत से वो व्यापार करते थे। तो बहुत सी चीजें जब जनता के आगे रखी जाएंगी, एक सर्टिफिकेट भी हम देने का काम करेंगे। आप जब नीति और माणा में रहेंगे कि आप सीमांत गांव में एक रात को रहे हैं। इसी प्रकार से जादों को लेने का भी विचार है, कुटी को भी लेने का विचार है और जहां पर व्यास जी रहते थे उनके आश्रम को भी हम लेना चाहते हैं। तो इस प्रकार से हम चाहते हैं कि इनर लाइन परमिट हमारे यात्रियों को मिले और हमारे जो हमारे ट्राइबल विलेजेस हैं और सीमांत गांव जो हैं ये पर्यटन को की सेवा कर सकें। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बीजेपी ने पार्टी के पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया है। इस संबंध में प्रदेश मीडिया प्रभारी डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने जानकारी देते हुए बताया है कि रक्षा बंधन के बाद पार्टी के जरिए प्रदेश की सभी विधानसभाओं के 2000 घरों में पत्र वितरण करने का कार्यक्रम निर्धारित था और कुछ बैठकें भी होनी थी, जिसे कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्थगित कर दिया गया है। अगर जरूरी बैठकें करनी पड़ी तो वर्चुअल तरीके से ये बैठकें की जाएंगी। कोरोना की स्थिति को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड ने अपने निकट भविष्य के कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं और इनमें से एक बड़ा कार्यक्रम जो रक्षाबंधन के बाद सभी विधानसभा क्षेत्रों में होना था और जिसके अंतर्गत हमें सभी विधानसभा क्षेत्रों में 2-2 हज़ार परिवारों में संपर्क करके वहाँ पत्र वितरण करना था, उसको भी स्थगित किया गया है। इसके अलावा जो हमारी अन्य बैठकें भी होनी थी उनको भी नहीं किया जाएगा। अगर बहुत ज़रूरी हुआ किसी बैठक करना या कोई कॉन्फ्रेंस करना तो वो हम वर्चुअल आधार पर करेंगे, लेकिन भौतिक उपस्थिति के कार्यक्रमों को फिलहाल स्थगित कर दिया है और कोरोना की स्थिति को एक बार पुनः देखते हुए इसकी समीक्षा की जाएगी और फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा। खबर सितारगंज से आ रही है। सितारगंज में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते वार्ड नंबर 5 की गली को सीज करना पड़ा। दरअसल वार्ड नंबर 5 की नगीना वाली गली में करीब 71 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। वहीं गली सील होने के बाद वार्ड के सभासद रवि रस्तोगी जरूरतमंदों और असहाय लोगों की मदद करने में पूरी तरह से जुटते हुए नजर आए। रवि रस्तोगी ने कंटेनमेंट जोन एरिया में जरूरतमंद लोगों को सब्जी वितरित की, राहत सामग्री वितरित की। वहीं उन्होंने वार्ड वासियों से अपील की है कि वो अपने घर में रहें और जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकलें।
कोरोना वायरस के चलते जो है वार्ड नंबर 5 की रामनगीना वाली गली को प्रशासन द्वारा जो है सीज कर दिया गया था, क्योंकि वहां पर जो है 71 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद प्रशासन द्वारा वहां बफर जोन बना दिया गया, जिससे जो गली के जो वार्डवासी हैं, मेरे लोग हैं, वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे। इसको देखते हुए आज मेरे द्वारा सब्जी वितरित की गई, जिसमें हमने लौकी, तुरई और गंगा फल की सब्जी वितरित की। जैसे जैसे उन लोगों की समस्याएं मेरे सामने आती रहेंगी, मैं उसका पूरा करने के लिए हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं और हमेशा उनके साथ खड़ा रहूंगा। इसी के साथ ही मैंने जो है वार्डवासियों से अपील करी कि घर रहें, सुरक्षित रहें और लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें और बार बार हाथ धोएं। उनको इस बारे में भी अवगत कराया गया और जैसे आज जो है सब्जी वितरित का कार्यक्रम किया गया, वितरित की गई, उसी प्रकार जैसे भी आगे उनकी समस्याएं मेरे सामने आएंगी, मैं उनका पूरा करने के लिए हमेशा उनके साथ तत्पर खड़ा हूं। यूके प्राइम में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।